सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं नई एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 12 और विषय है इतिहास। इसमें हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जो विदेशी यात्री हैं जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी पुस्तकें देखेंगे और उन्होंने कहाँ पर भ्रमण किया था वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस चैनल पर केवल जो ऑथेंटिक पाठ्य सामग्री है उसी के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें पूछा है इतालवी यात्री मनुची का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो चिकित्सा से संबंधित माने जाते हैं। अल बिरूनी 1017 ईस्वी में किस शासक के साथ गजनी आया था? तो वो थे महमूद गजनवी के शासन काल में वो वहाँ पर आया था। अगला प्रश्न है अल बिरूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? उनकी पुस्तक का नाम बताना है। तो उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अल बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद कितने अध्याय में विभाजित है? तो ये एक तो आपको पता चल गया अरबी भाषा में ये बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? अल बिरूनी ने लिखी है। और इसमें अगर अध्यायों की बात करें तो इसमें 80 अध्याय इसमें लिखे गए हैं। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है सती प्रथा को विस्तृत वर्णन के लिए किस विदेशी यात्री ने चुना था? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर ने। अगला प्रश्न है इब्न बतूता वापस अपने घर तेजियर मतलब मोरक्को कब पहुंचा था? तो वो गया था 1354 को। अगला प्रश्न है चीन के विषय में किस विदेशी यात्री के वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो की वृत्तांत से की जाती है? तो वो है इब्न बतूता। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी यात्री भारत में जो कुछ देखा था उसकी तुलना यूरोप से उसने की है? तो उसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी यात्री भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर चकित हुआ था? उसका नाम है इब्न बतूता। अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? यह तो हमने पहले ही देख लिया था, अरबी भाषा में वो लिखी गई है। अथवा इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकते हैं अल बिरूनी ने अपने लेखन के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? तो वो अरबी भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। अगला प्रश्न है दासों के बारे में विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो उसका नाम है इब्न बतूता। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी यात्री विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी? तो वो है जोहरी ज्यों मतलब ये है वेप्टिस्ट टेबर्नियर जो फ्रांसीसी यात्री है। किस विदेशी यात्री को हठीला यात्री कहा गया है? तो वो है इब्न बतूता को। अगला है फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति जो है वो किसको समर्पित की थी? तो वो की थी फ्रांस के शासक सम्राट लुई 14वें को। अल बिरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान में कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था ख्वारिज़्म में। अल बिरूनी ने अपने लेखन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो उन्होंने अरबी भाषा का प्रयोग अपने लेखन कार्य में किया था।
इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है और उसकी भाषा भी आपको बतानी है। तो इनका यात्रा वृत्तांत रिहला नाम से जाना जाता है और उनकी भाषा की बात करें तो वो थी अरबी भाषा। अगला प्रश्न है, किसके रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से कहाँ पर वो पहुंचा था? तो मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? तो वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता के सुरती लेखों को लिखने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो वो नियुक्त किया गया था इब्न जुजाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता दिल्ली के अलावा कहाँ के काजी के पद पर वो रहे थे? तो वो रहे थे मालदीव के काजी के पद पर। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक लेखक का नाम है दुआर्ते बरबोसा, जिसने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण अपने लेखन में किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में विदेशी यात्री इब्न बतूता को मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का हुक्म दिया था। बर्नियर द्वारा मुगलकालीन शहरों जिसमें मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर नाम दिया था। अगला है, जब सिंध पहुंचा, इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे थे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर की प्रमुख कृति या रचना है। फ्रांसवा बर्नियर ने मुगलकालीन कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं असमानताओं में से दो कौन सी हैं? वो दो आपको बतानी है। इसमें पहली भिन्नता या असमानता है, बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था, जबकि यूरोप में वह मुख्य रूप से विद्यमान था। तो पहला अंतर तो ये हो गया दोनों में। दूसरा है, बर्नियर के अनुसार भारत में केवल दो ही वर्ग थे, अमीर और गरीब, मध्यम वर्ग का उसमें अभाव था। अगला क्वेश्चन है, यदि आप इब्न बतूता के स्थान पर होते तो अपने विवरण में किन दो भारतीय वानस्पतिक उपजों का वर्णन करना पसंद करते? या फिर इब्न बतूता कौन सी दो वानस्पतिक उपजों का वर्णन करता है? तो उसके नाम हैं, पहला है नारियल और दूसरा है पान। नेक्स्ट है, ताराबबाद क्या है? तो ताराबबाद के बारे में पूछा है। तो इब्न बतूता के विवरण के अनुसार दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसको ताराबबाद के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? तो उस समय वहाँ पर दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी, उन दोनों के नाम आपको बताने हैं। पहली डाक व्यवस्था थी अश्व डाक व्यवस्था, जिसको उल्लुक के नाम से जानते थे। दूसरी डाक व्यवस्था थी पैदल डाक व्यवस्था, जिसको दावा के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर के कितने द्वार या दरवाजे थे? इनमें से सबसे विशाल दरवाज़ा कौन सा है? तो दिल्ली शहर के इब्न बतूता के अनुसार 28 द्वार या दरवाजे थे और सबसे विशाल जो दरवाज़ा था उसका नाम था बदायूं दरवाज़ा। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया, दरवाज़ा है यहाँ पर। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था जो मुगल काल में भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर किस अवधि तक, मतलब कितने समय तक भारत में रहा था और उस अवधि में भारत में
किस राजवंश का शासन था? तो ये फ्रांसवा बर्नियर जो है ये 1656 ईस्वी से लेकर 1688 ईस्वी तक भारत में रहा था। तो कुल समय हो गया 12 वर्ष, और ये मुगल वंश का शासक था जिसका नाम था शाहजहां। उसके समय ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था? तो उसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। इन्होंने ये लिखा है। उस इतावली चिकित्सक का नाम बताइए जो भारत आने के बाद कभी भी यूरोप वापस नहीं गया और वो भारत में ही बस गया। उसका नाम है मनुची, मनुची या मनुकी। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर के अनुसार मुगल काल में भूमि का जो मालिक होता था वो कौन होता था? तो बर्नियर के अनुसार मुगल काल में सम्राट जो था वो सारी भूमि का स्वामी होता था। नेक्स्ट है, किन्हीं 4 भाषाओं के नाम आपको लिखने हैं जिनका अल बिरूनी को अच्छा ज्ञान था। तो वो थे अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा और हिब्रू भाषा। 14वीं शताब्दी में भारत आने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध यात्री कौन था और वो किस देश का रहने वाला था? तो 14वीं शताब्दी में भारत आने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध यात्री जो था वो इब्न बतूता था और वो मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1332 और 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले इब्न बतूता किन क्षेत्रों की यात्राएं कर चुका था? तो इससे पहले वो मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन और ओमान की यात्रा कर चुका था। जोहरी ज्यों वेप्टिस्ट टेबर्नियर कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रांस का निवासी था और इन्होंने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। ये 6 बार भारत आया था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता ने किन 2 भारतीय शहरों का वर्णन किया है? उनका नाम आपको बताना है। पहला है दिल्ली या दिल्ली और दूसरे का नाम है दौलताबाद। 1670 ईस्वी से लेकर 1675 इन 5 वर्षों के मध्य बर्नियर की जो रचना है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का अनुवाद कौन सी भाषाओं में हुआ था? तो इस पुस्तक का जो अनुवाद था वो डच, अंग्रेजी, जर्मनी और इतावली भाषाओं में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी? तो उसका नाम था जोहरी ज्यों बैप्टिस्ट टेबर्नियर, जो फ्रांसीसी यात्री था। बलाहार से आपका क्या अभिप्राय है? तो बलाहार से अभिप्राय है भूमिहीन श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर को लिखने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसको लिखने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भारत में जो कुछ भी उन्होंने देखा उसकी यूरोप एवं विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना की तथा उसकी भिन्नता को उजागर किया था। अगला क्वेश्चन है, उल्लुक और दावा क्या है? अथवा उल्लुक एवं दावा में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर इब्न बतूता भारत में कितने प्रकार की डाक प्रणाली का उल्लेख करते हैं, संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। इब्न बतूता के विवरण के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली थी अश्व डाक व्यवस्था जिसको उल्लुक कहा जाता था, जबकि पैदल डाक व्यवस्था जो थी उसको दावा कहा जाता था। अश्व डाक व्यवस्था में प्रति 4 मील की दूरी पर एक अवस्थान होता था, जबकि पैदल जो डाक व्यवस्था है उसमें प्रति 1 मील पर 3 अवस्थान होते थे। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित क्यों हुआ? आपको इसका उल्लेख करना है। या फिर इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं जो हैं वो आपको लिखनी हैं।
जवाब हो जाएगा इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। डाक प्रणाली से व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक या फिर विनाशकारी क्यों माना है? 3 कारण या 3 दोष आपको बताने हैं या फिर भूस्वामित्व पर बर्नियर के विचारों का संक्षिप्त विवेचन आपको करना है। इसका जवाब हो जाएगा, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत के निजी भूस्वामित्व का अभाव था। बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना है। बर्नियर के अनुसार भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के प्रति उदासीन थे। दूसरा बिंदु हो जाएगा इसका, राजकीय भूस्वामित्व ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते थे। तीसरा बिंदु है इसका, राजकीय भूस्वामित्व के कारण खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। और चौथा इसका दोष है, इसके कारण कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति जो थी वो पैदा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप में किसानों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता था? कोई 3 समस्याएं आपको बतानी हैं। तो यहाँ 4 समस्याएं दी गई हैं, उनमें से आपको कोई 3 यहाँ बतानी थी। तो इन चारों समस्याओं को हम देख लेते हैं। पहली है, उपजाऊ कृषि क्षेत्र बहुत ही सीमित थे, अधिकांश जो भूमि थी वो बंजर और रेतीली थी। दूसरा समस्या थी, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। तीसरा बिंदु है, गवर्नर श्रमिकों पर अत्यधिक अत्याचार करते हैं और इस अत्याचार के कारण श्रमिकों की मौत हो जाती थी। और चौथी समस्या है, गरीब लोग अपने लालची स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें जीविका के साधनों के साथ साथ अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है। उनके बच्चों को दास बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर किस प्रकार मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा? या फिर फ्रांसवा बर्नियर का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। इसका जवाब हो जाएगा, बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। बर्नियर मुगल काल में भारत आया और वो 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक कुल 12 वर्ष तक भारत में रहा था। और बर्नियर मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा और पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। क्वेश्चन है, अल बिरूनी द्वारा वर्णित फारस के 4 सामाजिक वर्गों का उल्लेख करना है। या फिर फारस के सामाजिक वर्गों का उल्लेख करने के पीछे अल बिरूनी का क्या उद्देश्य रहा है? इसका जवाब आपको देना है। तो इसमें घुड़सवार और शासक वर्ग, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, कृषक एवं शिल्पकार, ये 4 सामाजिक वर्ग थे। अल बिरूनी यह दिखाना चाहते थे कि ये सामाजिक वर्ग भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि ये अन्य देशों में भी व्याप्त
थे। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो अरबी भाषा में लिखी गई अल बिरूनी की ये कृति किताब उल हिंद की भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट है। किताब उल हिंद 80 अध्यायों में विभाजित एक पुस्तक है। किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया मतलब रसायन शास्त्र में कृत्रिम सोना बनाने की जो विधि है वो कीमिया कहलाती है, कानून, सामाजिक जीवन आदि विषयों से संबंधित यह ग्रंथ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के कौन से 2 शहरों का दौरा किया जिनका वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। या फिर हम इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो लिखा उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर थे जिनके पास आवश्यक इच्छा, संसाधन तथा कौशल हैं। इब्न बतूता के अनुसार शहर घनी आबादी वाले, समृद्ध और संपन्न होते थे। इसमें हम शहरों की बात करें तो पहला है दिल्ली। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा शहर बताते हैं। इनके अनुसार शहर के चारों ओर बनी प्राचीर की चौड़ाई जो है वो 11 हाथ है। दिल्ली शहर के 28 द्वार या दरवाजे हैं जो और इनमें से बंदायू दरवाज़ा जो है वो सबसे बड़ा एवं विशाल है। फिर दूसरे शहर की बात करें तो वो है दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है। इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को ये चुनौती देता था। इसके अनुसार दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार होता था जिसका नाम था ताराबाद। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। या फिर इब्न बतूता ने अपने निवास स्थान मोरक्को जाने से पूर्व किन किन क्षेत्रों की यात्राएं की थी ये आपको बताना है। जवाब हो जाएगा, इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा उन्होंने की थी। इन यात्राओं से ना तो उसे घबराहट हुई और ना ही थकान हुई। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार दासों में काफ़ी विभेद था, यह आपको स्पष्ट करना है। अथवा इब्न बतूता ने दास दासियों का वर्णन किस प्रकार किया है ये आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, इब्न बतूता के अनुसार बाज़ारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप भी दास दिए जाते थे। इब्न बतूता के विवरण से यह प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत गायन में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों की भी नियुक्ति करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी वो बहुत ही कम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के कौन से तत्वों में बर्नियर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है? संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना है। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। सती कौन होती हैं? जिनके पति का देहांत हो जाता है उनको सती होना पड़ता था। तो कुछ तो अपनी इच्छा के अनुसार सती होती थी, मगर जो
सती नहीं होना चाहती थी उनको भी मरने के लिए बाध्य किया जाता था, उन पर दबाव डाला जाता था। बर्नियर के अनुसार यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु होने पर विधवा स्त्री को जीवित ही पति के साथ उसकी शैया पर अग्नि में भेंट चढ़ा दिया जाता था। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण व घर की बड़ी महिलाएं ही भाग लेती थी। सती होने वाली विधवा के हाथ पैर बांध दिए जाते थे ताकि वह सती स्थल से भाग न सके। अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी का संक्षिप्त परिचय आपको देना है या फिर अल बिरूनी गजनी किस प्रकार पहुंचा। इन दोनों का एक ही जवाब हो जाएगा कि अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म वाले स्थान पर हुआ था। 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण करने के पश्चात महमूद गजनवी ने अल बिरूनी को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी लेकर आ गया। अल बिरूनी ने 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक बाकी जीवन जो है वो गजनी में ही बिताया। अल बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है किताब उल हिंद, जो 80 अध्यायों में विभाजित एक विशाल ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों यात्रियों के मुकाबले इब्न बतूता किन बातों में अलग थे। जवाब हो जाएगा, अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। उन्हें यात्राएं करने का बहुत शौक था और वो नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों की यात्राएं किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू कौन था। इसका प्राच्य जो है वो निरंकुशता का सिद्धांत माना जाता है, तो वो सिद्धांत क्या था। तो इसका जवाब हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू जो है वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग करके प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया। मॉन्टेस्क्यू के प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत के अनुसार एशिया मतलब प्राच्य अथवा पूर्व में शासक अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करके प्रजा को दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखते हैं। इस तर्क का आधार यही था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति जो है वो अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का वृत्तांत लिखने में अल बिरूनी के समक्ष आई किन्हीं दो बाधाओं को आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा, पहली बाधा है, अल बिरूनी के अनुसार संस्कृत भाषा अरबी व फारसी भाषा से इतनी अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत ही कठिन था। दूसरी बाधा थी, भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वास व प्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें समझने के लिए उसे वेदों व ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा प्रस्तुत समाज का चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। जवाब हो जाएगा, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण समाज का चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। वास्तव में 16वीं व 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक व आर्थिक विभेद पाया जाता था। एक ओर तो बड़े जमींदार थे, वहीं दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक रहते थे। इन दोनों के बीच में बड़े किसान भी थे जो किराए के श्रम का उपयोग करते थे और उत्पादन के साधन में वो जुटे रहते थे। कुछ छोटे किसान भी थे जो बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन लायक उत्पादन कर पाते थे। जबकि बर्नियर के अनुसार भारत में दो ही वर्ग थे, पहला अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग, और भारत में मध्यम वर्ग का इसमें अभाव बताया गया है। नेक्स्ट है, अल बिरूनी के
लेखन कार्य की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो पहली इनकी विशेषता है कि इन्होंने अपने लेखन कार्य में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। दूसरी इनकी विशेषता है इनके द्वारा लिखित ग्रंथों की लेखन शैली के विषय में इनका दृष्टिकोण जो है वो हमेशा ही आलोचनात्मक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के समय यात्राएं जो थी वो अति दुष्कर थी, कठिन थी, यह आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना बहुत ही उस समय कठिन था और यात्रा जोखिम भरा कार्य माना जाता था। कई प्रकार की कठिनाइयाँ यात्रा में व्यवधान या बाधा डालती थी। यात्रा में चोर, लुटेरों, समुद्री डाकुओं, जंगली जीवों और बीमारियों का भय हमेशा रहता था तथा यात्रा के साधन भी उस समय नहीं थे। इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन लगते थे। मतलब मुल्तान से दिल्ली तो 40 दिनों में पहुंच जाते थे और सिंध से दिल्ली 50 दिनों में पहुंच पाते थे। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। जब वह मुल्तान से दिल्ली की यात्रा पर था तो रास्ते में डाकुओं ने उसके कारवां पर हमला बोल दिया और इब्न बतूता पूरी तरह घायल हो गए और कई सहयात्रियों की डाकुओं ने हत्या तक कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बिरूनी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की अपवित्रता की मान्यता को क्यों अस्वीकार कर दिया? इसका जवाब हो जाएगा, अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को तो स्वीकार कर लिया था, किंतु वह अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुआ। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक वो वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मौलिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने का वो प्रयत्न या कोशिश करती है और इसमें उसे सफलता भी प्राप्त होती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि सूर्य हवा को स्वच्छ बनाता है और समुद्र में विद्यमान नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। उसने अपने तर्क पर बल देते हुए कहा कि ऐसा न होने की स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। उसका विचार था कि जाति व्यवस्था में विद्यमान अपवित्रता की अवधारणा जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुकूल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत हैं? संक्षेप में आपको समझाना है। या फिर बर्नियर अपने ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में भारत को पश्चिम जगत की तुलना में अल्प विकसित व निम्न श्रेणी का दर्शाना चाहता था, ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब होगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में बर्नियर की भारतीय उपमहाद्वीप की यात्राओं का इसमें वर्णन है और ये ग्रंथ बर्नियर की गहन आलोचनात्मक चिंतन दृष्टि का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। लेकिन बर्नियर का यह दृष्टिकोण जो है ये पूर्वाग्रह से प्रेरित है तथा एक पक्षीय है। बर्नियर ने मुगलकालीन इतिहास को भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में न रखकर एक वैश्विक ढांचे में ढालने का प्रयास किया है। वह यूरोप के परिप्रेक्ष्य में मुगलकालीन इतिहास की तुलना निरंतर करने का प्रयास करता रहा है। बर्नियर के अनुसार यूरोप की प्रशासनिक व्यवस्था, यूरोप की सामाजिक आर्थिक स्थिति भारत से कहीं बेहतर है। वास्तव में उसका भारत चित्रण पूरी तरह पक्षपात पर आधारित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, ये आपको बताना है।
तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य था, कुछ यात्री भारत की अपार समृद्धि को सुनकर यहाँ काम की तलाश में आए थे। दूसरा इसका उद्देश्य है, कुछ यात्री भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। अगला इसका उद्देश्य है, कुछ यात्री भारत में अपने धर्म का प्रसार करना चाहते थे। चौथा उद्देश्य है, कुछ यात्री भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों के चलते गजनी ने अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई थी? इसका जवाब हो जाएगा, पहला कारण था, अल बिरूनी ने गजनी में उपलब्ध भारत के प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया था। दूसरा इसका कारण था, अल बिरूनी मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत से गजनी लाए गए विद्वानों के संपर्क में आया। और तीसरा इसका कारण था, पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की थी। तो इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।